राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एचएसएससी सीईटी की तैयारी है वो बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और आपको ये भी पता चल गया होगा भाई सीईटी है वो 2025 का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम आपके जीवन का होने वाला है। तो आज वाली क्लास में हम करने वाले हैं 5 ऐसे सवाल जो आपके एचएसएससी में सबसे ज्यादा बार बार पूछे जा रहे हैं, यानी सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। और ये सवाल किसके होंगे भाई? मैथ्स के आपके सवाल होने वाले हैं, गणित के सवाल होने वाले हैं। शानदार तरीका, शानदार ट्रिक मैं आपको बताते हुए चलूंगा कि जब भी ये आपके पेपर में आए आप इनको कर लो। और देखो, एचएसएससी सीईटी का एग्जाम पास करने के लिए मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि आप सभी जानते हो स्टूडेंट किस में लगे रहते हैं, या तो वो हरियाणा जीके में लगे रहते हैं या वो हिंदी पढ़ रहे होते हैं, और अगर मैक्सिमम वो पढ़ते हैं तो वो इंडिया जीके पढ़ रहे होते हैं और फिर बोलते हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं होता। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये तो पढ़ना ही होगा, ऐसा नहीं कि इनको नहीं पढ़ना, ये तो पढ़ना ही होगा। लेकिन मैथ हो गया, आपका रीजनिंग हो गया, आपका इंग्लिश हो गया, इन पर भी आपको फोकस करना होगा, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे और सीईटी का पेपर आराम से पास कर पाओगे। और ये जो 5 सवाल है ना, इनको सिर्फ 5 सवाल मत समझना, ये वो खतरनाक सवाल हैं जो एग्जाम्स में आते ही हैं। तो क्लास को पूरी जरूर देखना। और चलिए शुरुआत करते हैं, अब देरी नहीं करते, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि पी क्यू तथा आर क्रमशः 7, 4, 9 के अनुपात में राशि निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में कुल 6,680 रुपए का लाभ कमाते हैं तो पी तथा क्यू कुल मिलाकर हिस्सा कितना होगा, यह अपने को बताना है। देखो, यह क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये एचएसएससी के फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है। क्वेश्चंस बड़ा सिंपल है अगर आपको तरीका पता है तो। क्या बोला गया? पी क्यू और आर है, 3 दोस्त हैं, एक का नाम पी है, दूसरे का नाम क्यू है और तीसरे का नाम आर दिया गया है। और बोला गया है कि ये 7, 4 और 9 के अनुपात में निवेश करते हैं। मतलब मान लेते हैं कि भाई 7 रुपए इसने किए हैं तो 4 रुपए इसने किए हैं तो 9 रुपए इसने किए हैं। इस तरीके से ये निवेश करते हैं, पैसा डालते हैं। और जब साल खत्म होता है तो कुल उनको 6,680 रुपए का लाभ होता है। तो हमें बताना है कि पी और क्यू दोनों को मिलाकर कितना लाभ। अब देखो, 7, 4, 11 और 9 कितना हो गया? 20। अब ये 20 के अनुपात में है और इनको लाभ कितना मिल रहा है? 6,680 रुपए का। एक अनुपात का मान निकालेंगे तो बटे में हम 20 कर देंगे। अब ये 20 कहां से आया, कंफ्यूज नहीं होना। ये सभी का अनुपात हमने जोड़ लिया कि कुल कितने अनुपात में वो रुपए निवेश कर रहे हैं। तो जिस अनुपात में रुपए निवेश किए जाएंगे उसी अनुपात में उनको लाभ मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। जो व्यक्ति कम निवेश करेगा उसको कम प्रॉफिट मिलेगा, जो व्यक्ति ज्यादा निवेश करेगा उसको ज्यादा प्रॉफिट या लाभ मिल रहा होगा। तो इसलिए टोटल 20 हो गया, क्योंकि 7, 4, 11 और 9 20। 20 बराबर हमें दिया हुआ लाभ कितने का मिल रहा है? 6,680 का। एक का मान निकालेंगे तो बटे में कर देंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गई। यहां से 2 से काटो, 2 3 6, 2 3 6 और 2 चौके 8, यानी एक का अनुपात कितना आ गया आपका? 334 आ गया। ठीक है, आपको एक का निकालने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं। देखो, पहले ये समझना बहुत जरूरी है, कम समय में और ट्रिक से करना तो आप सभी जानते हो। मैं धांसू तरीके से आपको समझाता हूं। जब मैं टॉपिक आपको पढ़ा रहा होता हूं उस समय ऐसे क्वेश्चंस करवाते हैं हम ट्रिक से कि बोलते हो सर जी ये कैसे हो गया, हमने तो कभी जीवन में नहीं सोचा था कि इतने आसानी से ये हो सकता है, आपने तो बड़े आसानी से करवा दिया। पर लेकिन समझोगे ना, दिमाग में बिठाओगे सारी चीजों को, तभी कर पाओगे। अब पी और क्यू का पूछा है, पी और क्यू कितने करते हैं? 11। तो भाई इसको क्या कर दो, 11 से गुना कर दो, आपका मान निकल के आ जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा, इसको 11 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3,674 हो जाएगा। कैसे किया? अगर आप सोच रहे होगी सर जी आपने डायरेक्ट कैसे उत्तर लिख दिया, तो 11 ना सोचकर देखो कैलकुलेशन कैसे की जाती है। सॉरी, कैलकुलेशन कैसे की जाती है? 11 है तो 10 मान के हमने करें
तो कितना हो जाता, 3340 हो जाता। उसके बाद एक है तो 334 और होता, तो देखो 3340 था, उसमें 334 अपने को और जोड़ना था, तो यहां से 4, यहां से 7, यहां से 6 और यहां से 3, ऐसे किया है मैंने। समझ में आ गया? वरना आप गुना तो करना आता ही है, आप आराम से कर सकते हो। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? अगर कोई भी समस्या है तो उसका समाधान भी मैं ही करूंगा, किसी और के पास जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसका समाधान हम आपको करके देंगे, समस्या होनी ही नहीं देंगे, टेंशन मत लो। पहले बोला कि भाई अपना क्या है, 3 व्यक्ति हैं, P है, Q है, R है। थोड़ा जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। 7, 4 और 9 के अनुपात में है, तो कुल लाभ कितने का है, 6680 का। तो 7, 4, 11 और 9, 20, यानी कुल 20 के अनुपात में निवेश हुआ है, लाभ हो रहा है 6680 का। एक का निकालेंगे तो बटे में 20 कर देंगे। हमें किसका निकालना है, P और Q दोनों को मिलाकर, तो P और Q दोनों को मिलाएंगे तो कितना बनता है, 11 बनता है। इसका मतलब 11 का मान अपने को निकालना है, ऐसे करना। यहां से काटा तो कितना आ गया, 334 आ गया। 334 को 11 से गुना करेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ऐसा कोई हो नहीं सकता कि उसको ना समझ में आया हो, और ना समझ में आया तो फिर क्या कर सकते हैं? ठीक है, फिर कुछ नहीं कर सकते, हमने अपना 100% दे दिया है। अब आप देख लीजिए, जिसको नहीं आया, वैसे होगा नहीं कोई। ठीक है, चलो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये HSSC में बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। HSSC में बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। 2 रेलगाड़ियां, एक 390 मीटर और दूसरी 250 मीटर लंबी है, समानांतर पटरियों पर क्रमशः 78 किलोमीटर प्रति घंटा और 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? वैसे तो ये चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा तब बहुत अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन एक बात को समझो। अगर एक ट्रेन इधर जा रही है और दूसरी ट्रेन इधर आ रही है, यानी विपरीत दिशाओं में चल रहा है, जैसे इसमें बोला है कि विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, तो एक ट्रेन इधर जा रही है, दूसरी ट्रेन इधर आ रही है, तो क्या होगा? क्योंकि भाई ये चल रही है, ये भी अपनी स्पीड से चल रही है, ये भी अपनी स्पीड से चल रही है। ऐसे समझो आप कि आप भाग रहे हो, आपका दोस्त दूसरी तरफ से भागता हुआ आ रहा है, तो आप क्या करोगे, जल्दी मिलोगे। क्यों? क्योंकि आप दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो स्पीड ऐड होगी। यानी कि जब भी ऐसे होगा तो चाल है दोनों की जोड़ दी जाएगी। तो पहले बोला है 78 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, तो ये जा रहा है 78 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। दूसरा किस स्पीड से, 66 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो इन दोनों की चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो टोटल कितना हो जाएगा, यहां से 4 आ गया, ठीक है, और 144 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी, इनकी स्पीड हो जाएगी। क्या इतना समझ में आया? जब भी विपरीत दिशाओं में चल रहा होगा, एक इधर जा रहा है, दूसरा इधर आ रहा है, जुड़ जाएंगे। एक दिशा में चल रहा हो, चाहे वो इधर चल रहा हो, चाहे वो इधर चल रहा हो, तो स्पीड माइनस हो जाती है, घट जाती है। तो स्पीड हमें पता चल गई। अब दूरी कितनी है? पहली ट्रेन 390 मीटर की है और दूसरी ट्रेन कितनी है, 250 मीटर की है। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, इसको भी अपने को जोड़ना है। 0, 9 और 5 14, 1 5 और 1 6, यानी 640 मीटर हो जाएगा। इसका भी एक तरीका है, वही याद रखो कि जब भी आपको किसी ट्रेन की लंबाई को पार करना हो, आपको किसी भी पुल को पार करना हो, कि किसी प्लेटफॉर्म को पार करना हो, सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं कि जिसकी कोई दूरी हो उसको पार करना हो, तो उस दूरी को ऐड किया जाता है। या किसी खंबे को पार करना हो, तो खंबे की क्या है कि ट्रेन के कंपैरिजन में कुछ नहीं है, तो नहीं करेंगे। आदमी को पार करना हो तो नहीं करेंगे, पेड़ को पार करना हो तो नहीं करेंगे। यानी जिसकी रेल के कंपैरिजन में बहुत थोड़ी दूरी होती है ना, उसको फिर काउंट नहीं करते। ठीक है, फिर वो स्वयं की लंबाई को ही पार करना होता है। अब इतनी दूरी है, इतनी हमारे डिस्टेंस तय करनी है, ये हमारी स्पीड है। समय हमसे पूछा है, तो समय निकालने का क्या फॉर्मूला है? समय कैसे निकाला जाता है? दूरी बटे में चाल। तो दूरी बटे में चाल, दूरी कितनी है, 640 मीटर की है।
समय कितना है 144 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको क्या बनाना पड़ेगा अपने को मीटर पर सेकंड में, क्योंकि यहां पर मीटर में है तो इसको भी मीटर पर सेकंड में बनाना होगा। तो मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 144 को 5/18 से अपने को गुना करना होगा, तब ये मीटर पर सेकंड में बनेगा। जिनको 5/18 का नहीं पता, ट्रेन वाली क्लास में मैं आपको समझा दूंगा, अभी आप देख लो। यहां पर क्या किया, 144 गुना में 5 और 18 ऊपर चला जाएगा। फिर भी ध्यान रख लो, वरना बोलोगे सर जी नहीं बताया, कि जब भी हमें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड बनानी हो, याद रखो बड़े से अगर छोटा बनाना है, क्या बनाना है छोटा, तो 5/18 से गुना करेंगे। और जब हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा बनाना होगा, यानी बड़ा बनाना होगा, तब हम करेंगे 18/5। तो याद करने का तरीका क्या होगा, छोटा बनाना है तो छोटा ऊपर आएगा, बड़ा बनाना है तो बड़ा ऊपर आएगा। तो इसलिए हमने 5/18 से किया। अब काट दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इसको 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, उसके बाद 5 दूनी 10, 5 अंठे 40, यही होगा ना 5 एकम 5। हाँ बिल्कुल। अब और किसी से कट रहा है क्या, किससे कट रहा है, 4 से काट देते हैं इसको, तो 4 से काटेंगे तो ये 4 तिये 12, 4 दूनी 8 हो गया। इसको 4 से काटो तो 4 तिये 12, 4 छिकी 24, 18 दूनी 36, 2 से इसको काटेंगे 16। तो कितना समय लगने वाला है, 16 सेकंड का समय लगने वाला है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस ट्रेन वाला जो क्वेश्चन है अपना, ये जो हार्ड आपसे पूछता है ना, तो ऐसा ही आता है। ठीक है, ये समझाने में इतना समय लगा है, वरना ये कोई स्टेप नहीं करना आपको, आपको डायरेक्ट करना है आपके दिमाग में। देखो ये समझ गए ना, कहीं मैं हटा दूं आप नहीं समझे हो, मुझे पता है समझ गए होगे। तो ये कुछ नहीं करना, अपने को सिर्फ इतना करना है कि भाई अपने को पता है कि 2 ट्रेनों को पार करना है तो दोनों की लंबाई जोड़ लो, ये क्या होगी, दूरी हो गई। चाल करनी है, अलग अलग विपरीत दिशा में है तो इनको भी जोड़ लो, बस। बाकी अगर मीटर पर सेकंड वाला बनाना है तो इसके लिए मैंने आपको बता ही दिया है कैसे अपने को करना है, तो आराम से कर लोगे। और दोस्तों आप मैथ पढ़ रहे हो, इसका मतलब आप HSSC के लिए बहुत ज्यादा सीरियस हो। ठीक है, और देखो टेंशन मत लो, जैसे ही आपको और कुछ दिख रहा है आप सोचो कि सर जी ने कुछ पेड बोल दिया होगा, नहीं, बिल्कुल फ्री की बात कर रहा हूं मैं। आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए HSSC का, अगर आपको एग्जाम पास करना है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, कल मैं आपके लिए नोट्स अरेंज करवा दूंगा और मैं आपको बता दूंगा कि कहां पर आपको ये नोट्स मिलने वाले हैं। कौन से सब्जेक्ट को के चाहिए आपको कमेंट करना है बस। ठीक है, इंडिया जीके, नेशनल जीके में आपको हिस्ट्री के चाहिए, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या सभी के चाहिए, कमेंट कर देना। कंप्यूटर के नोट्स चाहिए, इंग्लिश के चाहिए, हिंदी के चाहिए, साइंस के चाहिए, कमेंट करके आप सभी बता देना, ताकि मैं आपके लिए नोट्स प्रोवाइड करवा दूं। कुछ के मेरे पास हैंड रिटन नोट्स तैयार हैं और कुछ को मैंने टाइप करवा दिया है। ठीक है, तो बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएगा। आपको पता है ना कि हजारों में नोट्स बेचे जाते हैं, नोट्स कुछ नहीं होता। बस मैंने एक बार मेहनत कर ली अपने स्टूडेंट के लिए, तो मैं स्टूडेंट को बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवा सकता हूं। ठीक है, पैसे लेने की उन कोई आवश्यकता नहीं है, पढ़ने वाले स्टूडेंट, इसलिए मैं क्लास के बीच में बता रहा हूं, वरना एक अलग वीडियो बनाता, उस पर व्यूज भी ज्यादा आते, लेकिन वो पढ़ने वाले स्टूडेंट तक नहीं पहुंच पाता। ठीक है, ज्यादातर वही होता है जो फोन में डाउनलोड करके रख लेते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं होता। अरे अगर हमने मेहनत की है तो ऐसे स्टूडेंट के पास जाना चाहिए जो खुद मेहनत कर रहा है सिलेक्शन के लिए, तो इसलिए मैंने आपके लिए प्रोवाइड किया है। तो आप बोलोगे तो कमेंट सेक्शन में बता देना किस किस के चाहिए। ठीक है, ऑलमोस्ट मेरे पास रेडी है, कुछ 1-2 के नहीं होंगे तो मैं तैयार करवा के जल्दी ही आपको दे दूंगा, कमेंट कर देना। ठीक है, चलो अब तीसरे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, और ये HSSC का फेवरेट है, आप सभी जानते हो। ऐसा हो नहीं सकता कि टाइम एंड वर्क से क्वेश्चंस ना पूछे, कि काम और समय से HSSC हमेशा क्वेश्चंस पूछता है, और इस क्वेश्चंस में अलग अलग नाम दे देता है। कभी ABCD लिख देगा, कभी आपका जैसे इसमें राकेश, महेश, पुनीश लिखा है, या और कुछ भी लिख देता है, PQR लिख देगा, S लिख देगा, XYZ कुछ भी लिखा जा सकता है, लेकिन क्वेश्चंस है वो सेम रिपीट होता है। देखो क्या है कि राकेश, महेश, पुनीश मिलकर 20 मिनट में एक कुर्सी बना सकते हैं।
तो हम यहां पर लिख लेते हैं, राकेश को मैं R से लिख रहा हूं, महेश को मैं M से लिख रहा हूं और पुनीश को P से लिख रहे हैं। कितने मिनट में करते हैं? 20 मिनट में कुर्सी को तैयार कर देते हैं। उसके बाद बोला है कि राकेश और महेश मिलकर इसे 25 मिनट में बना सकते हैं। तो हमसे पूछा है कि पुनीश अकेले उस कुर्सी को कितने समय में बनाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम निकालना है, और एलसीएम क्या होता है? टोटल वर्क होता है, कुल कार्य होता है। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा अपना? 100। 100 को इससे भाग करेंगे कितना? 5। 100 को इससे भाग करेंगे कितना? 4। यानी कि ये तीनों मिलकर 5 काम करते हैं, ये दोनों मिलकर 4 काम करते हैं। अगर इन तीनों में से R और M का काम माइनस कर दे हम, तो P का हमारे पास बच जाएगा। तीनों कितना करते हैं? 5। उसमें से और R और M का माइनस कर दिया 4, तो 1 बच गया, और वो किसका बच गया? P का। तो यानी P कितना काम करता है दोस्तों? 1 काम करता है। P कितना काम करता है? 1 काम करता है। तो अपने को बताना है कि पुनीश अकेले उस कुर्सी को बनाने में कितना समय लगेगा। क्योंकि कुर्सी बनाना काम हो गया ना, तो टोटल कितना था? ये कुल कार्य। तो 100 का कुल कार्य है, 1 की स्पीड से होता है, तो कितने मिनट का समय लगेगा उसको? 100 मिनट का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। क्या समझ में आ गया? ये तो बिल्कुल सिंपल सा था। ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल था। पिछला जो हमने कल इंपोर्टेंट क्वेश्चंस किए थे, उसमें भी मैंने टाइम एंड वर्क का क्वेश्चंस करवाया था, एचएसएससी में आया हुआ। उसमें रकम चेंज थी, बाकी टाइप सेम थे। क्यों? क्योंकि एचएसएससी ऐसा ही क्वेश्चंस पूछता है, इसलिए मैंने टॉप 5 में भी रखा है, और कल हमने इंपोर्टेंट क्वेश्चंस किए थे उसमें भी रखा था। ठीक है, क्योंकि ये आता ही आता है, और इतना आसान है कि हर कोई कर लेता है अगर उसको टाइम एंड वर्क आता है तो। और अगर आपको टाइम एंड वर्क नहीं आता ना, कि टाइम एंड वर्क बेसिक से कैसे होता है, ये एलसीएम कहां से आया, ये क्या चीज होती है, तो आप ये भी कमेंट कर देना। ठीक है, कल नोट्स डालने के बाद मैं आपको एक बेसिक वाली क्लास डलवा दूंगा, जो मेरा पर्सनल चैनल है ना, जिसमें मैं स्टूडेंट आप सभी को गाइड करता रहता हूं, उसमें मैं आपको डलवा दूंगा, और वो चैनल भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप कमेंट करके बता देना कि टाइम एंड वर्क आता है तो ठीक है, बेसिक करवाने की आवश्यकता नहीं है, फिर तो हम इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जैसे हम बाकी सभी चैप्टर के कर रहे हैं। लेकिन अगर बिल्कुल बेसिक नहीं आता तो बता देना बेसिक। ठीक है, क्योंकि मैं बेसिक की वहां पर बेसिक क्लासेज और कुछ इंपोर्टेंट और चीजें मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। देखो, 50,000 रुपए का मूलधन 8 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि वार्षिक ब्याज दर 12% है तो 8 वर्ष के बाद धनराशि कितनी होगी, ये अपने को बताना। जैसे ही साधारण ब्याज का क्वेश्चन आता है या चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन आता है, स्टूडेंट सोचने लग जाते हैं। कुछ नहीं करना, इसमें एक बार समझ लोगे ना कि ये होता क्या है। अब आपको ये बोला है कि दर है 12% है, इसका मतलब क्या है कि जो आपकी दर है ना 12% है, तो हर साल आपको 12% का ब्याज देना होता है। इसका मतलब सिंपल यही है कि भाई 100 रुपए है तो उस पर 12 रुपए का आपको ब्याज देना होता है। इसका मतलब यही होता है ना। दर का मतलब क्या होता है कि भाई जितने भी रुपए आपने लिए हैं उस पर 12% आपको देना होगा, यानी 100 है तो 12% 12 होगा, तो एक साल में आपको 12% का ब्याज देना है। और साधारण ब्याज क्या होता है कि हर साल ब्याज बराबर होगा, तो 8 साल में कितना देगा? जब एक साल में वो 12% ब्याज दे रहा है तो 8 साल में वो 96% ब्याज दे रहा होगा। क्या इतनी बात समझ में आई? कितने प्रतिशत ब्याज दे रहा होगा? वो 96% ब्याज दे रहा होगा। तो 100% तो क्या हो गई? उसकी राशि हो गई, प्लस में 96% क्या हो गया? उसका ब्याज हो गया। तो टोटल राशि कितनी हो जाएगी? 196% हो जाएगी। टोटल कितनी हो जाएगी? 196%। और हमसे यही पूछा है, कि 50,000 रुपए की राशि 8 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि वार्षिक ब्याज दर इतनी है तो 8 वर्ष के बाद धनराशि कितनी होगी, यानी टोटल कितना हो जाएगा, मिश्र धन कितना हो जाएगा, ये हमसे पूछा है। राशि कितनी बोली? 50,000। अब 50,000 का 196% कितना होता है वो निकाल दो, आपका आंसर निकल जाएगा। क्या? 196%। बस यहां से ये कैंसिल हो गया, अब इसको गुना कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन एक स्मार्ट तरीका मैं आपको बताता हूं कि आपको इतनी कैलकुलेशन भी ना करनी पड़े।
आपको पता है कि राशि 100% है, 100% राशि है, वो कितनी है भाई, 50,000 है। ये 96% ब्याज है, इसका मतलब कितना कम है, ये 4% ही तो कम है, वरना तो 1 लाख हो जाता, क्योंकि 50,000 राशि हो गई और 50,000 ब्याज हो गया, 1 लाख हो जाता। लेकिन 1 लाख में कितना कम है, ये 4% कम है। कितने का, 50,000 का। और 50,000 का 4% कितना होता है, 2 जीरो हटा दो, 500 के 20 यानी 2,000, यानी 1 लाख में से 2,000 कम है। 1 लाख में से 2,000 कम, ये आंसर। समझ में आया? और ऐसे समझ में नहीं आया तो ये तो भाई इससे करके देख लो, कुछ नहीं करना, 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दो। 6 पंजे 30, ये हो गया, असल अपनी 3 होगी, ठीक है, 6 पंजे 30 हो गया, असल 3 होगी। 9 पंजे 45 और 3 कितना हो जाएगा, 48, असल कितनी हो जाएंगी, अपनी 4, और 5 और 4 कितना हो गया, 9, 98,000 रुपए। लेकिन डरना नहीं है, अपने को स्मार्ट बनना है, ठीक है। और जब मैं ये करवाऊंगा ना, अब आने वाले समय में ये सारी चीजें ही करेंगे, क्योंकि जो खतरनाक चैप्टर थे, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, सरलीकरण हो गया, आपका एलसीएम एचसीएफ हो गया, वो हमने कर लिए हैं। अब यही बचे हुए बिल्कुल आसान आसान, इनको हम तो चुटकियों में करेंगे, ठीक है। और आज मैं थोड़ा सिंपल आपको बता रहा हूं। जैसे ये क्वेश्चन आया है, ये हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा है, जिसने नंबर सिस्टम वाली क्लास नहीं देखी, क्लास देख लेना और इस क्वेश्चन का कमेंट करके आंसर बता देना। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्लास देखी है ना आप सभी ने, ठीक है। मुझे लगता है कि जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं अभी, उन्होंने नंबर सिस्टम वाली क्लास जरूर देखी है। तो इसका आंसर आप सभी कमेंट कर देना। बिल्कुल ही शानदार ट्रिक से मैंने आपको समझाया था, और ऐसा हो नहीं सकता कि मेरा समझाया हुआ आपको समझ में ना आया हो और आप कमेंट ना करें। हाँ, जिसने नहीं देखा कोई बात नहीं, देख लेना, अपने चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और मैं ट्राई करूंगा लास्ट में, ऊपर आई बटन में भी डाल दूंगा कि लास्ट में आपको शो हो जाएगा, उस पर क्लिक करके देख लेना जिसने नहीं देखा। जिसका आंसर आ गया अच्छी बात है, बिल्कुल शानदार है। चलो अब इसको छोड़ते हैं, क्वेश्चन आंसर आप कर ही दोगे। अब 5वें क्वेश्चन पे आते हैं अपने आज के पे। अरे ये क्वेश्चन क्यों रखा, ताकि मैं जो आपको पढ़ाता हुआ जा रहा हूं उसका आपका रिवीजन होता रहे, क्योंकि मैं जानता हूं स्टूडेंट खुद रिवीजन नहीं करता, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस उसके सामने आएंगे तो वो खुद रिवीजन करेगा, या तो आंसर आ जाएगा उसका तो मतलब अच्छे से तैयारी है, नहीं आया तो वो देखेगा कि हाँ पढ़ तो लिया था फिर आंसर क्यों नहीं आया। ये होता है, क्योंकि आपका रिवीजन करवाना भी मेरा फर्ज है, आप करो या ना करो, मैं आपके लिए जरूर करवाऊंगा। इसको देखो अब कि एक व्यक्ति ने एक रुपए में 14 कलम की दर से कुछ कलम खरीदी, उन्हें 1 रुपए में 12 कलम की दर से बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। एचएसएससी के फेवरेट क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है ये अपना, तो बताओ क्या होगा। बार बार ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे, कभी कलम खरीद रहा है, कभी कलम को पेन भी बोल दिया जाता है, ठीक है, कभी टॉफियां खरीद रहा है कि 1 रुपए की इतनी खरीदता है, इतनी बेचता है, कितना लाभ होगा। सिंपल समझो, राशि क्या है, सेम है, 1 रुपए में इतनी खरीद रहा है 14 और 1 रुपए में 12 बेच रहा है, तो अलग अलग होती तो हम इसको सेम करते, लेकिन पहले से ही ये सेम दी गई है तो मतलब इसको छेड़ने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। अगर अलग अलग होती ना तब तो हम सेम करते हैं, लेकिन सेम है तो इसको छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना समझना है कि उसने 14 खरीदी और उसने 12 बेच दी तो लाभ हुआ। भाई ज्यादा खरीदी है और कम बेच रहा है तो लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ, जो इन दोनों के बीच में अंतर होगा वो लाभ होगा। तो इसका मतलब कितने का लाभ हुआ, 2 का। लेकिन यहां पर बटे में क्या लिखे, स्टूडेंट गलती यहीं पे करते हैं कि 12 लिखे या 14 लिखे। जब भी देखो हम कोई सामान खरीद के ले आते हैं, ठीक है, और हम उसमें से जितना बेचते हैं ना उसी पे हमें लाभ होता है। दुकान में जो रखा है उस पे लाभ नहीं होगा, जितना हमने बेचा उसी पे लाभ होगा। तो इसलिए हमने 14 खरीदा और 12 बेचा, तो लाभ कितने का, 2 का। लेकिन कितने पे, 12 पे, 2 पे 12, ठीक है, यानी 12 पे 2, सॉरी 12 बेचने पर 2 का लाभ हुआ, गुना में 100% के लिए। जब भी प्रतिशत लगाना होता है 100 से गुना करते हैं, जब भी प्रतिशत हटाना होता है तो 100 से भाग करते हैं। कर दो, 2 छिकी 12, 2 से 3 पे, 2 से 50 पे, कितना आ गया, 50/3। 50/3 नहीं दिया हुआ तो क्या दिया हुआ होगा, 16 सही 2/3। ये भी नहीं दिया हुआ तो क्या दिया होगा, 16.66%।
या ये भी दिया जा सकता है आपको 16.67%। इनमें से कुछ भी ऑप्शंस में आपको मिल सकता है। 50/3 भी देता है वो, 16 सही 2/3 भी देता है, 16.66% भी देता है और 16.67% भी देता है। कुछ भी आए सभी का मतलब एक ही होता है, क्योंकि 50/3 को 16 करने पर ये सारी चीजें हमें प्राप्त होती। समझ में आ गया? तो ये आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। बताओ, याद रखोगे ना कि भाई 14 खरीद के लाया, 12 बेची, 2 का लाभ हुआ, तो 2/12 गुना में 100, तो आंसर हो गया 16.66%। तो यहां पर आज अपने ये जो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो समाप्त होते हैं। सभी कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी, समझ में आया या नहीं आया, और कमेंट में ये भी बताना है, मैंने आपसे पूछा था ना कि कौन से सब्जेक्ट के आपको नोट्स चाहिए, ये कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया करो, और क्लासेस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैथ की क्लास के साथ साथ मैं आपकी रीजनिंग की क्लास भी हम परसों से शुरू करने जा रहे हैं, तो मैथ और रीजनिंग आपका चलता रहेगा कि मैथ और रीजनिंग में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, चाहे मैथ में हो 15 में से 15 या रीजनिंग में हो 15 में से 15, आपका यहीं से आने वाला है। ठीक है जी, और आपके बाकी सब्जेक्ट में मैं आपकी नोट्स के द्वारा हेल्प करूंगा, या और जो कुछ हम कर पाएंगे वो आपके लिए जरूर करेंगे। तो राम राम सभी को, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।